हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएसजे की वैकेंसी को आउट किया जा चुका है और आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आपको उसका एग्जाम भी देखने को मिलेगा। एज यू ऑल नो कि छत्तीसगढ़ के सिलेबस को अगर हम गौर से देखते हैं तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटायर 15 सब्जेक्ट्स, जिनमें से 10 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो अमूमन हर स्टेट के अंदर पूछे जाते हैं। लाइक आपका सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया और भी इसके अलावा 7 सब्जेक्ट। लेकिन अगर हम उन 5 अलग सब्जेक्ट की बात करते हैं जिनको कि आमतौर पर लोकल एक्ट की संज्ञा दी गई है, तो ये वो लोकल एक्ट हैं जो आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी जो परिसीमा है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के अंतर्गत ही सीमित रूप में देखने को मिलता है। अब आज का जो ये संक्षिप्त क्लास है, इसके अंदर मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ का एक लोकल एक्ट है आमतौर पर जिसको हम लोग द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम होता है, आमतौर पे अगर हम इसको मोटे मोटे तौर पर देखें तो हमको ज़रूर ये देखने को मिलता है या इस माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ज़रूर अगर कहीं पर भी शब्द रजिस्ट्रीकरण आया है या रजिस्ट्रेशन आया है तो अवश्य वहाँ पर प्रॉपर्टी की सेल हो रही होगी, गिफ्ट हो रहा होगा, मोर्गेज हो रहा होगा या लीज हो रहा होगा या और भी कोई चीज़ हो रही होगी जिसके माध्यम से या तो प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है और या तो उसका पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। जैसे हम लोग एक्साइज एक्ट पढ़ते हैं तो पूरे के पूरे एक्साइज एक्ट के अंदर अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है? यही तो पता चलता है कि आमतौर पर वहाँ पर इंटॉक्सिकेटेड ड्रग्स, लिकर्स, इनकी बात की गई है, उनके रेगुलेशंस की बात की गई है, उनके लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ की बात की गई है, उनके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ की बात की गई है। उसी तरीके से जो आपका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है, इसके अंदर प्रॉपर्टी को ही लेकर बात की जाती है। अगर हम आमतौर पे इसके प्रियम्बल को देखते हैं तो इसके प्रियम्बल में आपको सिर्फ एक शब्द देखने को मिलता है, हालांकि 2 शब्दों का वो कॉम्बिनेशन है, जिनमें पहला शब्द आपको देखने को मिलता है कंसोलिडेट। आमतौर पर इसको हम लोग बोलते हैं समाकित करना या एकत्रित करना, और दूसरा शब्द आपको देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड आपका अमेंड। अब अगर हम इन दोनों शब्दों के प्रारूप को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में जो आपका ये रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है, ये बहुत सारे प्रावधानों को अपने साथ समाहित करके चलेगा। और जब हम बात करते हैं इसके अंदर आमतौर पर अमेंड वाले प्रावधान की, तो इसका मतलब ये है कि अगर आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को लगता है कि नहीं, अब ये वक्त आ गया है कि हमें अपने अधिनियम के अंदर संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उस संशोधन को भी उनके माध्यम से किया जा सकता है। अब अगर ओवरऑल हम इस एक्ट के पूरे नाम को देखते हैं तो इसका नाम द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका शुरू से ही यही नाम था? अगर हम इसके पहले के दौर को देखते हैं तो शुरुआत में इसका जो नाम था वो था आपका द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। हालांकि बाद में जो आपका शब्द है इंडियन, उसको ओमिट कर दिया गया और उसके बाद इसको हम जिस नाम से जानते हैं वो नाम है इसका द रजिस्ट्रेशन अधिनियम एक्ट आपका 1908। उसके बाद अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी को लेकर बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पता चलता है कि ये संपूर्ण भारतवर्ष के ऊपर अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप में एक सेंट्रल एक्ट है। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो अपना खुद का भी एक्ट बना सकती हैं, अगर वो चाहें तो इसके अंदर वो बड़े ही आराम से संशोधन भी कर सकती हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम इस एक्ट के इन्फोर्समेंट डेट की बात करते हैं तो ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी सन 1909 को। लेकिन अगर हम इस एक्ट के बनने की तिथि को देखते हैं तो ये एक्ट आपका बना था 18 दिसंबर सन 1908 को। आमतौर पे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि एक्ट का पूरा नाम क्या है, वो एक्ट आपका कब बनकर तैयार हुआ, या उस एक्ट को मंजूरी कब मिली, या वो एक्ट आपका इन्फोर्स कब हुआ, या उस एक्ट के अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं, उसके अंदर कितने सेक्शंस हैं। और इसके सबसे अलावा जो खास महत्वपूर्ण बात है वो बात करता है इसका डेफिनेशन क्लॉज। अगर हम इसके डेफिनेशन क्लॉज को देखते हैं तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसके डेफिनेशन में लगभग 10 शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, और डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज का सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ऑब्जेक्ट होता है जो ये आपको बताने की कोशिश करता है कि इस पूरे के पूरे एक्ट में जहां कहीं पर भी आपको ये शब्दावली नजर आती है, आप उसका वही सेंस निकालेंगे, आप उसका वही मतलब निकालेंगे जो मतलब या सेंस आपको वहां पर बताया गया है। अगर लेजिस्लेचर को लगेगा कि नहीं उस पर्टिकुलर सेक्शंस में उस शब्द को हमें अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, या हम उसको एक अलग टेंजेंट से देखेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो एक शब्द ज़रूर डालेगा, दैट इज़ कॉल्ड आपका नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कि इस एक्ट में जो कुछ भी लिखा गया है उसके बावजूद। अब यहाँ पे अगर हम रजिस्ट्रीकरण प्रॉपर अधिनियम की बात करते हैं
और अगर इसके हम ओवरऑल फीचर्स को देखते हैं तो यहां पर आपको क्या पता चलता है कि इस एक्ट की पूरी इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की है। इसका मतलब यह है कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक ऑल द रूल्स एंड द रेगुलेशंस रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। यानी कि राज्य सरकार निर्धारित करता है या डिसाइड करता है कि आखिर इस एक्ट को हमें कैसे इन्फोर्स करना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या उसके लिए नॉर्म्स होंगे, क्या उसके लिए रूल्स होंगे और क्या उसके लिए रेगुलेशंस होंगे। लेकिन अब राज्य सरकार के पास इतना वक्त तो नहीं है कि वो सिर्फ एक काम के लिए सारे काम को छोड़कर बैठा रहेगा। तो उसने क्या किया है, इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए एक सबसे बड़े अधिकारी का निर्माण किया है, जिसको कि हम लोग आमतौर पे इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं। आप यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये पुलिस महानिरीक्षक की बात नहीं, ये सिंपल महानिरीक्षक की बात कर रहा है। दैट इज कॉल्ड आपका इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल के नीचे जो आपको पद देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है रजिस्ट्रार का। रजिस्ट्रार के नीचे जो पद आपको देखने को मिलता है वो मिलता है आपको सब रजिस्ट्रार का। और सब रजिस्ट्रार के नीचे जो आपको पद देखने को मिलता है, आमतौर पर ये पद आपको देखने को मिलता है रजिस्टरिंग ऑफिसर का। आमतौर पे अगर हम इनके ओवरऑल फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो जब कभी भी दो पार्टीज के बीच में कोई सेल होता है, कोई लीज होता है, कोई गिफ्ट होता है, कुछ भी होता है, तो आमतौर पे परंपरा यह है कि जिस डेट को ये एक्ट इन्फोर्स हुआ है उसके बाद अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से ज्यादा की है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ऐसा इस एक्ट में कहा गया है। और आमतौर पे परंपरा ये भी कही गई है कि जिस भी डेट को वो खरीद फरोख्त होती है, सेल परचेज होता है, उससे मैक्सिमम 4 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। दैट मीन्स विद इन द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स आप उसकी रजिस्ट्री करवा लीजिए। दैट वुड बी बेनिफिट इन फेवर ऑफ यू। अगर किसी वजह से आप 4 मंथ के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको अलग से 4 मंथ का एक्सटेंडेड टाइम पीरियड देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी टाइम पीरियड नहीं मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर एक तयशुदा वक्त के अंदर अगर आप अपनी प्रक्रिया को पूर्ण रूप से नहीं एग्जीक्यूट कर पाते हैं या रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आमतौर पे अब क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार है वो आमतौर पे आपके ऊपर 10 गुना ज़्यादा पेनल्टी को एक फाइन के रूप में इम्पोज कर सकता है। ये जो अमाउंट मैंने आपको 10 गुना बताया है ये मैक्सिमम है, ये आपका कम भी हो सकता है। अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सपोज करिए कोई पार्टी सब रजिस्ट्रार के पास गई कि हुजूर हमने प्रॉपर्टी को खरीदा है और बेचा है, आप हमारी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर लीजिए, सारे पेपर्स हम लेकर आए हैं। अब वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो आपका सब रजिस्ट्रार होगा वो पेपर्स को दिखेगा, उसके अलावा अगर उसको थोड़ा भी ऊपर नीचे लगेगा वो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी भी कंडक्ट कराएगा। एंड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द इंक्वायरी दैट सब रजिस्ट्रार और द रजिस्ट्रार विल हैव टू डिसाइड कि आखिर आपके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है या आपको एक वैलिड रीजन देने के साथ रिफ्यूज कर देना है। अगर मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन या आपकी जो अर्जी है सब रजिस्ट्रार के द्वारा खारिज कर दी गई है तो अब आपके पास ये वक्त होता है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार के पास जाएं। अगर रजिस्ट्रार भी आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर देता है या आपकी अपील के ऊपर फिलहाल कोई सुनवाई नहीं करता है तो अब आप इंस्पेक्टर जनरल के पास नहीं जाएंगे, बट अब आपके पास एक ऑप्शन और मिलता है कि जिस भी जोन के अंदर आपकी वो प्रॉपर्टी है, जहां पर भी वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, आप उसके जो भी सिविल कोर्ट होगी वहां पर जाइए और आप सिविल सूट फाइल करिए। यानी कि यहाँ पर अपील का जो प्रावधान है वो आपको रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के रूप में देखने को मिलता है, इंस्पेक्टर जनरल के रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप बात कर सकते हैं आपके सिविल सूट की। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेक्शंस और हैं जहाँ पर बाकायदा पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। वो ऑफेंस अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा किया जा रहा है जो इस एक्ट के द्वारा बांधा गया है उसके लिए भी पेनल्टी का प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जो जानबूझकर एक मैलाफाइड इंटेंशन से किसी फैक्ट को कंसील करने के उद्देश्य से वो उन चीज़ों को या तो अवॉइड कर रहा है या जानबूझकर गलत जानकारी दे रहा है उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान है। और अगर हम इसकी ओवरऑल सज़ा के प्रावधान को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि मैक्सिमम जो सज़ा है वो 7 साल तक की हो सकती है। इसके अलावा आपके ऊपर फाइन को भी इम्पोज किया जा सकता है या दोनों की दोनों चीज़ें आपको दी जा सकती हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को लेते हुए। हालांकि इसके अंदर टोटल सेक्शंस की संख्या 95 है, हालांकि 2 सेक्शंस को रिपील कर दिया गया और ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। एक जानकारी आपके साथ और शेयर करना चाहूँगा कि इसके रिगार्डिंग टारगेट फॉर IQ पे ऑलरेडी आपका एक बैच चल रहा है जिसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ लोकल एक्ट आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है और आमतौर पर जो लोकल एक्ट होते हैं वहाँ से सवालों को अलग अलग तरीके से 3 टाइजेंट से घुमाकर पूछा जाता है। या तो वो डायरेक्ट आपसे सेक्शन बेस्ड पूछेंगे सवाल, या तो वो आपसे कॉन्सेप्ट को लेकर सवाल पूछ सकते हैं, और या तो वो जनरल इनिशियल सवाल पूछते हैं, लाइक आपसे एक्ट का पूरा नाम पूछ लिया
चैप्टर्स और सेक्शंस और शेड्यूल की संख्या पूछ ली, एक्ट आपका कब बनकर तैयार हुआ, क्या इसकी डेट ऑफ एसेंट है, ये फाइनली आपका कब इन्फोर्स हुआ, या इसके प्रेम्बल को लेकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप उस बैच में नोट करना चाहते हैं तो टारगेट फॉर IQ का जो ऑफिशियल नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल या मैसेज करके इनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। और मैं रवि झा इसी तरह आपके साथ हर दिन कुछ ना कुछ नया एक ऐसा कंसाइज फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा जो एक कहानी के रूप में आपके साथ शेयर किया जा सके और वो आपके दिमाग में बैठ जाए। इसके अलावा मैं एक निवेदन आप लोगों से और भी कहूँगा कि आप लोग भले ही 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, लेकिन कम से कम रिवीजन के लिए 1 घंटे का वक्त ज़रूर निकालिए। क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि नए पढ़ने के चक्कर में जो पुराना हम पढ़ चुके रहते हैं वो कई बार हमारे दिमाग से स्किप कर जाता है। और इसके अलावा अपने डेली रूटीन का कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप MCQ को सॉल्व करने में ज़रूर दीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप MCQ को सॉल्व करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी होगी, आपको एक आइडिया मिलेगा कि सवाल को किस किस तरीके से कैसे कैसे घुमाकर पूछा जा सकता है। शुक्रिया।